नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर झारखंड में बाकी दूसरे राज्यों की अपेक्षा में संक्रमण का स्तर काफी कम है। संसाधनों के मामले में पिछड़े राज्य में इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन कोरोना की महामारी के लिए झारखंड की क्या है तैयारी और किन मुद्दों पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को तकलीफ है? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ ने। 28 जनवरी 2020 आज से ठीक 3 महीना और 1 दिन पहले जमशेदपुर के विधायक स्वास्थ्य मंत्री पद के रूप में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और तब तक यह नहीं पता था कि कुदरत ने कुछ और ही उनके प्रारब्ध में निश्चित करके छोड़ा हुआ है। कुदरत का करिश्मा देखिए, कोरोना वायरस महामारी 31 मार्च 2020 को झारखंड में पहली दस्तक देता है और तब से लेकर अब तक सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इस पूरी समस्या से जूझ रहे हैं। विरासत में जो व्यवस्था मिली है उस व्यवस्था का से तकलीफ भी है। क्या है झारखंड के हालात, कोरोना को लेकर क्या तैयारी है और विरासत को लेकर कितने परेशान है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, इन तमाम बातों पर आज हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल, आज की तारीख में कोविड-19 इस खतरे से आप कितने संतुष्ट हैं कि झारखंड तैयार है? नहीं, निश्चित तौर पर ये पूरे वैश्विक संकट है और वैश्विक संकट के कारण झारखंड और भारत भी प्रभावित है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम गरीब आदिवासी राज्य होने के बावजूद भी हमारी जो कार्य क्षमता है और कार्य करने का जो तौर तरीका है, वो तौर तरीका और कार्य करने की जो नेक नियति है, इससे हम बहुत तरीके से इस पूरे संक्रामक को कंट्रोल में किए हुए हैं। निश्चित तौर पर अभी कुछ मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो बढ़ने से हम चिंतित हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चिंतित इस बात को लेकर हैं कि कहीं कोई एक भी मरीज ऐसा है जो छूट न जाए। इसलिए हर कोने कोने से हम वैसे मरीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो जिनके साथ पॉजिटिव लोगों का संपर्क हुआ है, संबंध हुआ है, ट्रेवलिंग हुआ है, बातचीत हुई है या क्लोज रिलेशन डेवलप हुआ है, तो उन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको जांच के दायरे में ला रहे हैं और क्वारंटाइन करके उनका स्वास्थ्य वगैरह टेस्ट करके उनको आइसोलेशन में डाल रहे हैं, ताकि यदि पॉजिटिव आ रहा है तो ताकि उनको हम जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ करके वापस भेजें। और इस क्रम में 19 लोग अभी ठीक भी हो चुके हैं। ये एक सुखद बात है। और ये जितने लोग आए हैं, ये मैं ये मानता हूं कि ये भारत सरकार की विफलता का परिणाम है। एक सवाल, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इसकी रक्षा करने के लिए जो विशेष विभाग बनाए गए हैं, वो आईबी की बात कर लें या बाकी दूसरे जो विभाग हैं जो सरकार को गोपनीय सूचनाएं या बाकी जगहों से एकत्र करके पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं आपका यह मानना है कि इस पूरे विभागीय घालमेल की वजह से सूचना तंत्र का सही रूप से काम नहीं कर पाना ही इस बीमारी को पूरे भारत में पसरने के लिए एक कारण बना है? निश्चित तौर पर यदि आप देखेंगे कि पूरे देश में इंटायर ये बीमारी स्प्रेड हुई है, तो इस स्प्रेड होने के पीछे भारत सरकार की विफलता है। मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार की विफलता है और उसी विफलता को छुपाने के लिए उन्होंने नया नया तरीके से लोगों में एक चीज को रखा कि जब उन्होंने कहा कि थाली बजाओ ताली बजाओ, तो मैंने कहा चलो फ्रंट वर्कर का सपोर्ट करना है, डॉक्टर हैं, हमारे प्रेस के लोग हैं, पुलिस है, प्रशासन है, तो हमने भी, हमारी पार्टी ने हमको आदेश नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमने थाली और ताली बजाया था माँ भारती के लिए, क्योंकि हम सबसे पहले माँ भारती के बेटे हैं, तो माँ भारती की रक्षा के लिए बजाया। लेकिन जब ये पता चला कि साहब फिर जैसे बिग बॉस के घर में एक नया टास्क दे दिया जाता था, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने एक नया टास्क दे दिया कि साहब अपने अपने घर में जो है आप 9 मिनट तक जो है लाइट बंद कर दो और दिया जला दो और मोमबत्ती जला दो, नारे लगा दो। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह के चीजों को यदि प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं कि 9 मिनट तक पूरे देश की लाइट बंद करके दिया और मोमबत्ती जलाकर नारे लगवा रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि पूरे देश का पावर ग्रिड ही 9 दिन बंद कर दें और 9 दिन तक वो मोमबत्ती और दिया जलाएं।
यदि ऐसे करने से कोरोना का संकट दूर होता है तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप 9 दिन तक लाइट बंद कर दीजिए। मंत्री जी, अब चूंकि इस मुद्दे को आपने छेड़ा है तो इस मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सुबह 9 मिनट के लिए प्रधानमंत्री आते हैं, 9 मिनट का भाषण देते हैं, रात में 9 बजे दिया जलाने के लिए कहते हैं, 9 मिनट तक के दिया जलाने के लिए कहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री काम कम कर रहे हैं और ज्योतिषीय भविष्यवाणी और बाकी तमाम जो अंक शास्त्र और अंकगणित है इस पे ज्यादा वो भरोसा कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, अभी देश इतना आगे चला गया है, पूरी दुनिया से हम टक्कर लेने के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो ये कोरोना वायरस के क्रम में जो इस तरह की घटनाओं और क्रियाक्रम किया है, मुझे लगता है कि जब किसी को सांप काट ले तो प्रधानमंत्री जी को फिर चाहिए कि वो बोलें कि तुम जाके एंटी वेनम का इंजेक्शन मत लो, जाके जाओ ओझागुनी के पास चले जाओ और फुकवा के झड़वा के आ जाओ। यदि देश ये टोटका टोने से चलेगा, देश यदि इस तरह की चीजों से चलेगा तो फिर ये भारत जो है विश्व गुरु कहलाता था। पूरी दुनिया को माँ भारती शिक्षा देती थी, पूरी दुनिया को माँ भारती ने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया, पूरी दुनिया को हमने शांति और अहिंसा पे चलना सिखाया। और यदि हम आज उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करते हुए यदि हम रूढ़िवादी परंपराओं को इस तरीके से प्रधानमंत्री के मातहत यदि करेंगे तो मैं सोचता हूं कि देश के कट्टरवाद करने वाले लोग जो हैं वो कट्टरवाद करते हैं तो वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन आज माँ भारती संकट में है और आज माँ भारती संकट में है। लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन वैचारिक मतांतर इस हद तक नहीं होना चाहिए कि जिससे माँ भारती लहूलुहान हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से सरकार चल रही है, आप देखिए आज राज्य में बहुत जगह फल के ठेले लगाए गए हैं और लिखा जा रहा है ये हिंदू फल की दुकान है, ये विश्व हिंदू परिषद के द्वारा फल की दुकान लगाई गई है। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे मामले निकल कर आए हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान है। ये 4 कट्टर मुसलमान, 4 कट्टर हिंदू, 4 कट्टर ईसाई, 4 कट्टर सिख से ये हिंदुस्तान की समरसता, हिंदुस्तान के भविष्य को, हमारी जो गौरवमयी परंपराएं हैं, हमारा जो पहचान है, उसको नहीं दबाया जा सकता है। मंत्री जी, एक सवाल निकल कर आता है कि झारखंड में जब 31 मार्च को कोविड-19 का पहला मरीज आइडेंटिफाई हुआ, तब से लेके अब तक अगर हम 31 मार्च से लेके और 29 अप्रैल तक के सफर की बात करें, हमने संसाधनों में, टेस्ट में कितना अपने आप को अपडेट किया है? नहीं, देखिए, संसाधनों में हम लोग सबसे पहले हमारा एमजीएम कॉलेज में ये इसका RT-PCR मशीन से जो है ये स्वास वगैरह कलेक्शन करके जांच हो रहा था। फिर हमने ICMR से प्रार्थना किया और ICMR से प्रार्थना करके हमने रिम्स में चालू किया, रिम्स के बाद इटकी में चालू किया, फिर PMCH धनबाद में किया, अभी जमशेदपुर के हमारा TMH में भी चालू हुआ है। इवन अभी हम लोग जो है पलामू, हजारीबाग में भी जो है 3 जगह हम लोग नए ICMR को लिख रहे हैं कि हमको 3 जगह और जो है इसकी इजाज़त दिया जाए। लेकिन चूंकि इसके लिए एक व्यवस्था लागू होती है कि IBSL जो है लैब होनी चाहिए उसकी, तो वो जहाँ जहाँ पर है हम लोग उसके लिए प्रयासरत कर रहे हैं। तो हमने बहुत चीज़ों को लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, हम लोगों के साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया। मैंने उनसे निवेदन किया कि PPE किट की हमको आवश्यकता थी, 1,40,000 हम लोगों ने मांगा तो 6,000 दे दिया। हम लोगों ने उनसे मांगा N95 मास्क मांगा 1,20,000 तो मात्र 10,000 दिया है। हमने उनसे 300 वेंटिलेटर मांगा तो अभी तक 0 वेंटिलेटर दिया है। हमने उनसे VTM किट मांगा 10,000 तो उसमें से 0 अभी हमको मिला है। तो अभी हमने उनसे जो है कि हमने जो है हमारा जो है थर्मो स्कैनर गन मांगा है, वो 1,000 मांगा, वो 0 दिया है। तो आप ये सोचिए कि हम हर आदमी का तो RT-PCR मशीन में चेक नहीं कर सकते हैं, वो कैपेसिटी तो पूरे देश में नहीं है। लेकिन कोई यदि नॉर्मल हम मरीज को चेक करना है तो उसको मरीज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको चेक करने के लिए हम या तो रैपिड किट का सहारा लेंगे या फिर उसके बॉडी का ऑक्सीजन और जो है कि उनका नर्व देखने के लिए हम
ऑक्सीमेटल मशीन का सहारा लेंगे और या फिर उसका बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए थर्मल स्कैनर देखेंगे। तो जब ये भी चीज़ों को हमको नहीं दिया जाएगा और यदि इसको भी हम सिर्फ अपने माध्यम से क्रय करेंगे, तब फिर ये जो हमारा जो देश चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट है, देन हाउ इज दिस इज फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि संघीय ढांचा एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोगी है। क्या ये जरूरी थोड़ी है कि देश की सरकार मंत्री जी, मैं आपको रोक रहा हूं। संघीय ढांचा में आपको नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी 4 जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुए हैं, उसमें भी इन्हें अफसोस इस बात का रह जाता है कि 4-4, 5-5 घंटे की मुलाकात होती है, लेकिन झारखंड को अपनी बात रखने का समय नहीं मिल पाता है। और शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास था कि इनकी बातें नहीं रखी जाएंगी, तो एक दिन पहले ही चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि संघीय ढांचे में भी कहीं ना कहीं भेदभाव की एक नीति है अपनाई जा रही है? आपके प्रिय जो हैं वो ज्यादा करीब हैं, आपके जो प्रिय नहीं है वो आपसे दूर हैं? नहीं, ये देखिए, ये लोकतंत्र की जो मूलभूत परिभाषा है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और इसमें चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, जब जनता के हितों की अनदेखी होती है तो उस समय जनता को के हितों की रक्षा करने के लिए हम आप सभी लोग शपथ लेते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हर राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डबल इंजन की सरकार नहीं बना सकते हैं। और ये हिंदुस्तान विविधता का ये हिंदुस्तान है, विविधता में एकता का हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान में ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों को सिखाता है। तो लोकतंत्र में तो निश्चित तौर पर विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन विचारों के मतांतर को व्यक्तिगत मतभेद के रूप में आप यदि किसी राज्य को प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे, गरीब राज्य को आप सहारा नहीं देंगे, हमारा जीएसटी का जो पैसा है वो हमको नहीं दे रहे हैं, हमारा जो है मनरेगा का पैसा जो है वो 192 रुपया इन्होंने तय किया है, जो सबसे न्यूनतम है, जबकि दूसरे राज्यों में ये 300-350 रुपया लागू होता है। हमने इनसे निवेदन किया है भारत सरकार से कि हमारा मनरेगा का जो कोटा है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि आप देखिए, जब हमारे जितने लोग हैं 7 लाख के करीब जो हैं हमारे प्रवासी मजदूर हैं, वो जब आएंगे तो उनको हम अपने झारखंड में कैसे करके उनको हम एक्युमुलेट करेंगे, उसके लिए हमको तो कोई व्यवस्था बनानी होगी। बिल्कुल, ये एक विस्तार से किया जाने वाला सवाल है मंत्री जी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का मानना है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जिस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए जो संसाधनों की मांग इन्होंने की है, संसाधनों में का स्कोर आपने सुन लिया कि तमाम अधिकतर संसाधनों के मामले में केंद्र सरकार की तरफ से 0 उपलब्धियां हासिल हैं इनको। और किन मामलों में हम कोरोना से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं, रिम्स की क्या व्यवस्था है। हिंद पीढ़ी एक जो कि आज की तारीख में एक ज्वलंत मुद्दा है राज्य के सामने कि किसी एक खास मोहल्ले से राज्य के अगर लगभग 75% से ज्यादा मरीज निकल कर आ रहे हैं, तो आखिर माजरा क्या है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से। दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास बातचीत के कार्यक्रम में। और आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से झारखंड की क्या व्यवस्था है, केंद्र ने क्या सहयोग किया है। और ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत ही ज्वलंत सवाल छोड़कर हम गए थे। सर, प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या आपने लगभग 7 लाख बताई, झारखंड के छात्र जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे पड़े हैं, बेंगलोर हो, मुंबई, पुणे, कोटा तो एक मामला निकलकर सामने ही आया है। प्रवासी मजदूरों के लिए यहां पर राज्य में वापस लौटने के बाद रोजगार की जरूरत है। जितने छात्र बाहर फंसे हैं, अभिभावक यहां पर दिन रात खून के आंसू रो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिए। नहीं, देखिए, ये तो तय करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ऐसी है कि बोलते हैं ना कि जैसे एक तन पर सोने का हार लिया, एक तन पर सूत का तार नहीं है, न्याय हमें स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली रहने वाले केवल 2 प्राणी, 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पांव पसार, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। हल्की सूरज जिसने देखी नहीं, हकदार हजारों एकड़ का, हल्के संग हस्ती मिटा रहा 1 बीघे का हकदार नहीं। तो ये दोहरा न्याय नहीं चलेगा। आप यूपी के लिए एक अलग पॉलिसी बनाइएगा और झारखंड और बिहार के लिए अलग पॉलिसी बनाइएगा, कैसे चलेगा। आपने यदि कोटा सिर्फ हमारे झारखंड का जो स्टूडेंट है वो खाली कोटा में थोड़े है, हैदराबाद में भी है, बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी है, बंगलौर में भी है, बहुत जगह है। तो आप पूरे इंटायर हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लिए एक नीति बना देते कि सभी लोग जाके लाते। यदि हमारा एक मंत्री थोड़ा सा कुछ लोगों को इधर उधर ले गया तो उसके लिए हाय तौबा मच गया। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आए भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये कैसे चलेगा। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी का निर्धारण करना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि हमारा जो है माइग्रेंट लेबर जो है वो जब आएगा तो उसको हम किस तरीके से हम उसका एग्रीकल्चर में कितना उसके लिए हमको सब्सिडी दिया जाएगा, हमको मनरेगा का कोटा कितना बढ़ाया जाएगा, हमारा जो है जीएसटी का पैसा कितना बढ़ाया जाएगा, हमको खाद्यान्न कितना बढ़ा के दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब हमारा गरीब राज्य है, बिहार गरीब है, यहां से लोग पलायन करके जाते हैं। पंजाब से कोई झारखंड नहीं आता है काम करने के लिए, कोई दिल्ली से झारखंड नहीं आता है मजदूर काम करने के लिए, यहां से लोग जाते हैं। तो जो यहां से लोग जा रहे हैं अब इतने भयभीत हैं कि वो अपने परिजन को, बच्चों को, परिवार को छोड़ के यहां से जाएंगे नहीं। कम से कम 1 साल तो वो नहीं जाएंगे, और जब तक 1 साल वो नहीं जाएंगे और 1 साल तक यदि 7 लाख लोगों को हमको यहाँ रोजी रोजगार से जोड़ना होगा तो ये राज्य की ये अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था को आज डबल इंजन की सरकार ने हमको दिया है, वो पूरी की पूरे खजाने को खाली करके दिया है। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का क्षेत्र रहा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। आप हाथी उड़ाने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का मतलब ये थोड़ी होता है कि साहब जो है कि हाथी को आकाश में उड़ाइए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा कि वो कत्ल कर देते हैं तो चर्चा नहीं होती, आप आहें भरते हैं तब भी बदनाम हो जाते हैं। 2 सांसद दिल्ली से चलकर
झारखंड पहुंचते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के नाते एक प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उन दोनों सांसदों की क्या स्थिति है आज की तारीख में? क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? आम आदमी कोई होता तो उसे तुरंत होम क्वारंटाइन कर दिया जाता। नहीं, यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि हम उनको कर देते, जब अभी तक हमने उन लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार रखा है, कुछ भी नहीं किया, तब तो वो जो है इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। यदि हम उन लोगों को इस समय में थोड़ा सा भी छेड़ देते तो वो पूरी व्यवस्था को अव्यवस्था में तब्दील कर देते। हम आपके माध्यम से जरूर कहेंगे कि देखिए, हमारी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। हमारी सरकार किसी को के साथ भेदभाव करना नहीं चाहती है। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं और वैमनस्यता के विषय को नहीं लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है, आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है। तो हम दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने वाले लोग हैं। हम दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं, आग को आग से नहीं बुझाएंगे। इसलिए हम लोग लिबरल होकर काम कर रहे हैं। आपने कहा कि जब से 31 मार्च से कोविड-19 आया है, राज्य में 4 जगहों पे टेस्ट शुरू हो चुके हैं, 5वीं जगह टीएमएच में प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा हजारीबाग, पलामू और संथाल में टेस्ट के लिए आप प्रयासरत हैं। एक सवाल आ रहा है रिम्स की व्यवस्था। आप पीएमसीएच भी गए, पीएमसीएच में भी आपने कड़ी फटकार लगाई। हमने खुद समाचारों में अपने चैनलों पे चलाया है। वहां पे आपने उपायुक्त और पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को भी काफी कड़ी फटकार लगाई है। रिम्स की व्यवस्था से कितने संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि मंत्री जी, अभी तक रिम्स की जो स्थिति है ना, वो लखनऊ की भूल भुलैया वाली है। जो भी बंदा अंदर गया है वो भटक कर ही वापस लौटा है। नहीं, देखिए, एक बड़ी व्यवस्था का नाम रिम्स है और रिम्स को रातों रात रिम्स में बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन रिम्स की सुधार की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ चालू की है। हमारा ये मानना है कि आप डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर, डॉक्टरों को खुशहाली लाकर हम मरीजों के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखेंगे। हम डॉक्टर पर बहुत दबाव बनाकर चलाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कुछ कमी है, खामियां हैं, कुछ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर रिम्स में रहकर भी रिम्स का काम नहीं करते हैं, तो कहीं कोई संस्था में कहीं कहीं त्रुटियां हैं। लेकिन त्रुटियों को हम बहुत सिलसिलेवार तरीके से, हमारा सबसे निचले स्तर पर हमारा काम करने का मेथड अलग है। हम गंगोत्री के ऊपर नहीं जाते हैं, गंगोत्री की अंतिम पायदान पर जाने का प्रयास करते हैं कि जो मेरी हाउस कीपिंग की बहनें हैं उनको तकलीफ क्या है, जो हमारे एम्बुलेंस चलाने वाले चालक हैं उनको क्या तकलीफ है, जो मेरी एनएचएम है और एएनएम है उनको तकलीफ क्या है, फिर जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं उनको क्या तकलीफ है, सीनियर डॉक्टर। तो देखिए, तब जाकर हम देखेंगे कि रिम्स के डायरेक्टर को क्या तकलीफ है। तो हम सारी व्यवस्थाओं को चलाने की जो प्रक्रिया, चूंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जो चुनौतियों पूर्ण विभाग है, लेकिन जब चुनौती नहीं है तो फिर मर्द का जीवन बेकार है। अपने रिम्स डायरेक्टर की तकलीफ की बात कही, मीडिया में खबरें आ रही हैं, क्या तकलीफ है उनको? नहीं, रिम्स डायरेक्टर की तकलीफ की बात नहीं कही है मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि अपने इस शब्द को मेरे मुंह में घुसा के ना बुलवाएं। हमने ये कहा है कि हाउस कीपिंग की जो बहन है मेरी, जो नाली भी साफ करती है, वहां पर मैं काम करूंगा और तब जाकर डायरेक्टर को यदि कोई तकलीफ होगी तो वहां पर पहुंचूंगा। सर, आखिरी सवाल, आज की तारीख में हर जनता डरी हुई है। एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते जनता को आप कितना दिलासा, ढांढस और कितनी सांत्वना देंगे आज की तारीख में उन्हें मजबूत करने के लिए? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जनता को यह समझना होगा कि जो लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं वो लोग अपराधी नहीं हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। लोगों का देखने का नजरिया अलग हो जा रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो गया तो ये अपराधी हो गया। ये अपराधी नहीं, ये एक महामारी है, जो महामारी ना हिंदू देखती है, ना मुसलमान देखती है, ना सिख, ना ईसाई, ना कोई बड़ा ना छोटा, वो महामारी किसी को भी हो सकती है। तो इसको ये देखना है कि वो मरीज है और मरीज जो होता है उसको सहानुभूति की जरूरत होती है, तो उसके साथ सहानुभूति रखने की जरूरत है। हैबोक होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारी स्थितियां पूरे नियंत्रण में है।
माननीय मुख्यमंत्री दिन प्रतिदिन रोज इस पर जो है संज्ञान लेते हैं। हम लोग विभागीय मंत्री हैं, हम लोग संज्ञान लेते हैं। आपदा मंत्री मैं हूं, आपदा की तरफ से संज्ञान लिया जाता है। कुल मिला के हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमको सभी चीजों को समझने की जरूरत है कि कहां पर थंडरिंग से मर रहे हैं, कहां पर लोग जो हैं डायलिसिस से मर रहे हैं, कहां पर लोग कोरोना से मर रहे हैं। तो सरकार का ये दायित्व है कि अपने राज्य के हर लोगों की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसलिए न डरने की जरूरत है, न कोई हिम्मत हारने की जरूरत है, और डर से तब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आए, और जब डर सामने आएगा तो डट के मुकाबला करेंगे, और हम डट के मुकाबला कर रहे हैं, कोरोना को हराएंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का मानना है कि डर के आगे जीत है, और इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि राज्य में डेथ विथ कोरोना और डेथ बिकॉज ऑफ कोरोना, इस तथ्य को अलग अलग करने की जरूरत है। और सूबे में कोरोना के अलावा भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं की वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। कोरोना पर सेंट्रिक होकर हम अगर फोकस करेंगे तो बाकी व्यवस्थाएं भी तहस नहस हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी विशेष अतिथि के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें